ये नया चैप्टर है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। ठीक है, अब सबसे पहले क्या है कि ये दो चीजें समझ लो, स्लोप और डिफ्लेक्शन है क्या बेसिकली। अब इसके लिए क्या है कि मैं पहले एक बीम बना लेता हूं। मान लो मैंने इस तरह की एक बीम बना ली है। ठीक है, इस बीम पे जब ऊपर से कोई वजन पड़ेगा, मान लो यहां से कोई वजन इस पर डल रहा है, किसी भी तरह का वजन लगा सकते हो। मैंने अभी यहाँ पे क्या लगा दिया, पॉइंट लोड एक लगाया हुआ है मैंने। तो होगा क्या कि ये जो बीम है इस वजन की वजह से थोड़ा सा नीचे झुक जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगा, नीचे झुक जाएगी। तो इसकी शेप मान लो कि झुकने के बाद में कुछ इस तरह की हो गई है। मान लो ये शेप इसकी हुई है। तो यहां से यहां तक ये जो डिफरेंस आया है ना, इसकी पोजीशन में, इसकी जो टिप है ना, यहाँ पे टिप में जो डिफरेंस आया है लेवल में, ये हमारा डिफ्लेक्शन होता है। ये डिफ्लेक्शन। ठीक है, और कितने एंगल से ये अपनी पोजीशन से चेंज हो गई है वो हमारा स्लोप होता है। जैसे ये है ना यहाँ पे थीटा, ये हमारा स्लोप है। ये चीज क्लियर हो गई। अब ये जो चीजें हैं यानी कि स्लोप और डिफ्लेक्शन, ये आती कैसे है। अब तुम लोग एक चीज देखो, यहाँ पे ऊपर से लोड लगा हुआ है ना, इस लोड की वजह से इसके अंदर क्या चीज जनरेट हो जाएगी, बताओ क्या जनरेट होगा, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट, ये दो चीजें जनरेट हो जाएंगी। ठीक है, रेजिस्ट करेगा ना, स्ट्रेस जनरेट होगा, बिल्कुल बात सही है, लेकिन स्ट्रेस के रिजल्टेंट्स क्या है, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट, ये दो ही तो रिजल्टेंट्स है। ठीक है, तो इसके अंदर शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट जनरेट हो जाएंगे। अब वो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की वजह से मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे स्लोप और डिफ्लेक्शन आएगा। बात समझ रही है, क्यों आएगा। देखो, अगर शियर फोर्स इसको पूरा पूरा रेजिस्ट कर देता है, इसके अंदर आने वाला, तो क्या यहाँ पे स्लोप और डिफ्लेक्शन आता, नहीं आता। ऐसे ही अगर इसके अंदर मूवमेंट पूरा का पूरा जिसका बेंडिंग मूवमेंट है वो अगर रेजिस्ट करता बाहर वाले मूवमेंट को, तो क्या इसके अंदर ये स्लोप और डिफ्लेक्शन आता, नहीं आता। तो मेनली एक तरीके से हम कह सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबल यहाँ पे क्या है, शियर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट। तो अब हम यहाँ पे एक चीज और देखते हैं। तो अभी हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि एक तो हमारा बेंडिंग मूवमेंट रिस्पॉन्सिबल है स्लोप और डिफ्लेक्शन के, और दूसरा हमारा क्या है, शियर फोर्स। अब होता क्या है कि शियर फोर्स की वजह से आने वाला स्लोप और डिफ्लेक्शन जो होता है वो बहुत ही कम होता है। ठीक है, बहुत कम होता है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। तो हम क्या करते हैं, शियर फोर्स का हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, हम क्या देखते हैं, बेंडिंग मोमेंट की वजह से देखते हैं। क्लियर हो रही बात। इस चैप्टर में हम किसकी वजह से देखेंगे, बेंडिंग मोमेंट की वजह से देखेंगे। अच्छा, आप इसमें फर्दर तो एक चीज तो ये समझ में आ गई कि स्लोप और डिफ्लेक्शन है क्या। ठीक है, अच्छा, अब यहां इस चैप्टर में शुरू करने से पहले मुझे तुम लोगों को साइन कन्वेंशन बताने पड़ेंगे। ठीक है, अब जो जो चीजें हमें यहाँ पे पढ़नी है वो बताता हूं एकदम बेसिक, कि इस पूरे चैप्टर में है क्या। हमारा जो नाम है वो तो हमने समझ लिया। अब इसके अंदर है क्या, क्या चीजों पे हमें ध्यान देना है वो देख लो। सबसे पहला यहाँ पे है हमारा साइन कन्वेंशन। ये साइन कन्वेंशन कैसे फॉलो होंगे। ठीक है, साइन कन्वेंशन कैसे फॉलो होंगे। दूसरा यहां पे आ जाता है एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं बाउंड्री कंडीशंस। ठीक है, दूसरा यहां पे आएगा बाउंड्री कंडीशंस। अभी बाउंड्री कंडीशंस क्या है वो समझाता हूं, पहले लिख लो यहां पे। दूसरा हमारा होगा बाउंड्री कंडीशंस। तो पूरे चैप्टर में शुरुआत कहां से हो रही है, पहले साइन कन्वेंशन से, देन बाउंड्री कंडीशंस। ठीक है, एंड देन यहां पे आ जाएंगे हमारे मेथड्स ऑफ स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। ये तीन चीजों पे इस पूरे चैप्टर में हमें ध्यान देना। अगर हमें अपने क्वेश्चन सही करने हैं तो इन तीन चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। जो सबसे पहला साइन कन्वेंशन है, दूसरा बाउंड्री कंडीशंस, एंड तीसरा है मेथड्स ऑफ स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे साइन कन्वेंशन ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं है, तुम लोगों ने एक बार मान लिया कुछ भी उसके हिसाब से चल सकते हो, वो हमारा साइन कन्वेंशन हो जाएगा। देन उसके बाद में बाउंड्री कंडीशंस, ये चीज हमें एकदम रट लेनी है अच्छे से। एंड इसके बाद में नेक्स्ट हमारा मेथड्स ऑफ स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, ये हमें रट लेना है। तो हमें दो चीजों पे मेनली सबसे ज्यादा फोकस करना है, एक बाउंड्री कंडीशंस। देखिए, बाउंड्री कंडीशंस एक बार रट ली, बहुत बढ़िया। उसको रटने के बाद सिर्फ ये जो मेथड रह जाएगा, इसकी करनी है हमें प्रैक्टिस। क्लियर होगी ना बात। इसको तुम एक पेज पे लिख करके पॉकेट में डाल के घूमते रहना, हो जाएगा यार।
तो हमें मेन फोकस कहां करना है, इस पे। इसके अंदर अब बहुत सारे मेथड्स आ जाते हैं, जैसे कि सबसे पहला हमारा आ जाता है यहां पे डबल इंटीग्रेशन मेथड। डबल इंटीग्रेशन मेथड, यहां पे एक हमारा जाता है मैक्लोवेज मेथड। एक यहां पे हमारा आ जाता है मूवमेंट एरिया मेथड। इसके बाद ये हमारा यहां पे आ जाता है मेथड्स। तो यहाँ पे और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि अभी मैं अगर एनर्जी मेथड की बात करूं, हमें जो सोम में पढ़ने हैं, मैं सिर्फ उनकी बात अभी बता रहा हूं। तो सोम में पढ़ने के लिए हमारे पास डबल इंटीग्रेशन, मैक्लोवेज, मोमेंट एरिया मेथड, कॉन्जुगेट बीम मेथड, ठीक है, और सुपरपोजिशन। एक मेथड फिर यहां पे लिख देता हूं, अभी देखो एक हमारा सुपरपोजिशन मेथड हो गया, एक हमारा एनर्जी मेथड हो गया। अब यहाँ पे एनर्जी मेथड जो है ये सोम में भी है एंड स्ट्रक्चर एनालिसिस में भी है। जो हमारा सब्जेक्ट आएगा आगे स्ट्रक्चर एनालिसिस, उसमें भी है, ठीक है। चलो, तो यहाँ तक कितना क्लियर है, मेथड्स कौन कौन से हो गए। अब हम शुरुआत करेंगे अपनी डबल इंटीग्रेशन मेथड से। इस डबल इंटीग्रेशन मेथड का एक नाम और दिया जाता है, क्योंकि ये बहुत बेसिक सी चीज है। डबल इंटीग्रेशन मेथड एकदम बेसिक चीज होता है, तो इसका एक नाम और दिया जाता है। इसको हम कहते हैं जनरल मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। क्या कहते हैं इसको, जनरल मैथमेटिकल ट्रीटमेंट कहा जाता है इस वाले मेथड को। अब ऐसा कहा क्यों गया जनरल मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, इसको इस तरीके से बोलने का जो रीजन था वो ये था कि इंटीग्रेशन सिंपल मैथमेटिक्स है। मैं आपको यहाँ पे एक इक्वेशन बना के दूंगा, उसके ऊपर इंटीग्रेशन लगाना है, दैट्स इट, हमारा आंसर आ जाता है। तो मैथमेटिक्स का छोटा सा काम हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे जनरल मैथमेटिकल ट्रीटमेंट इसको नाम दिया गया है दूसरा, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई यहाँ पे, कोई डाउट हो तो बताओ, ठीक, आगे डिस्कस। अब शुरुआत हम अपनी करेंगे डबल इंटीग्रेशन मेथड से, बट उसको समझने से पहले हमें यहां से शुरू करना पड़ेगा, जो कि हमारा सबसे पहले है साइन कन्वेंशन। देन फिर हम बाउंड्री कंडीशन देखेंगे, फिर हम अपना ये देखेंगे। चलो, तो अब सबसे पहले ऊपर से रब कर दूं। अब देखो, ये जो साइन कन्वेंशन है, यहाँ पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमें यही चीज लेनी है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे ये है, ऊपर से लोड लग रहा है, ऊपर से अगर वजन लग रहा है तो डिफ्लेक्शन कैसा आएगा, नीचे की तरफ आएगा ना। तो मान लो नीचे की तरफ आने वाला डिफ्लेक्शन तुम लोगों ने नेगेटिव ले लिया, हो सकता है कोई उसको पॉजिटिव ले ले, ऐसा हो सकता है ना कि कोई उसको पॉजिटिव ले ले। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि फिक्स, एकदम फिक्स कि भैया नीचे आने वाला नेगेटिव ही होगा या फिर पॉजिटिव ही होगा, तो हम अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे अभी देखो, जनरली जो लिया जाता है वो डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन जो होता है वो नेगेटिव लिया जाता है, ठीक है। डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन क्या लिया जाता है, नेगेटिव। तो सबसे पहले ये होगा यहाँ पे डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन इज नेगेटिव, ठीक है। अब ये चीज जो है ये आई कैसे है, हम रटेंगे तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगा, हम भूल जाएंगे। तो हमें इसको रटना नहीं है, समझना है। तो फिर से मैं क्या करता हूं, समझने के लिए मैं यहां पे अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेता हूं।
जैसे हमने एसएफडी बीएमडी में किया था उसी तरीके से मैं यहाँ पे भी कोऑर्डिनेट सिस्टम अपना एक बना लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरा ओरिजिन होगा, यहाँ पे मेरा y है, नेगेटिव y नीचे की तरफ है, यहाँ पे मेरा पॉजिटिव y है, यहाँ पे मेरा पॉजिटिव x है, यहाँ पे मेरा नेगेटिव x है। ये क्लियर है इतनी चीज? अब देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूं, ये वाला जो कोऑर्डिनेट है इसको मैं बाहर निकाल लेता हूं और सिर्फ इस पे फोकस करता हूं। मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं क्या काम करूंगा, अपनी बीम को, जैसे ये बीम है इसको यहां रखूंगा ऐसे, एंड ये इस तरफ को एक्सटेंड हो रही है ना एक्सटेंड। तो जब ये इस तरफ एक्सटेंड होगी तो यहां पे डिफ्लेक्शन नीचे की तरफ आएगा ना। देखो ये यहां ऐसे रखी हुई है इस तरीके से, यहां पे फिक्स कर दिया मैंने और यहां पे ऐसे वेट लगा हुआ है और ये इस तरीके से नीचे ये आ रहा है डिफ्लेक्शन। ठीक है, एंड यहां आएगा ये थीटा स्लोप। ये क्लियर हो रहा है? ये है मेरे कहने का मतलब कि इसको मैंने यहां रख दिया। ठीक, अब इसमें आगे देखो, अब यहां पे क्या होगा कि अगर मैं इस वाले कोऑर्डिनेट को देखूं सिर्फ, तो ये जो y वर्टिकल देखो, ये y तो है, डिफ्लेक्शन जो होता है इसको हम y से रिप्रेजेंट करते हैं। डिफ्लेक्शन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? y से। तो ये जो y है ये नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ y क्या है? नेगेटिव है। ये हो रही है ना बात? तो इस केस में मैं क्या ले लूंगा? नेगेटिव डिफ्लेक्शन ले लूंगा। और इस केस में अगर मेरा एंगल इस तरीके से बनेगा, कैसे बन रहा है? ये क्लॉकवाइज बन रहा है ना, तो ये मेरा नेगेटिव है। ये मेरा पूरा ही नेगेटिव सिस्टम है। क्लियर होगी ना बात? मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं रखना है इसमें। हाँ, तो यहाँ पे मेरा क्या है? ये नेगेटिव सिस्टम हो गया। मेरे को सिर्फ एक चीज देखनी है, वो देखो क्या है। मुझे प्लस वाई और माइनस वाई देखना है। अगर इस तरीके से लगा हुआ है तो फिर माइनस वाई आ जाएगा। अगर इसको मैं थोड़ा सा पलट दूं और लोडिंग देख रहा हूं फिर से, अगर इस तरफ भी अगर मैं इसको बनाऊं तो भी नीचे ही जाएगा, तो भी नेगेटिव है मेरा। बात समझ आ रही है? चाहे मैं इधर बना लूं चाहे मैं इधर बना लूं, नेगेटिव है। क्लियर हो रहा है? कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो वो मुझे बताओ। ठीक, चलो, तो यहां पे अब मेरा ये क्या है? क्लॉकवाइज नेगेटिव हो गया है। मैंने यहां पे लिया है क्लॉकवाइज रोटेशन नेगेटिव। ठीक है, मैं चाहूं तो इसे पॉजिटिव भी ले सकता हूं। ठीक है, ये पॉजिटिव ले लो तो बेहतर है, क्योंकि क्या है, हमने जो सॉन्ग में अभी शुरू किया था एसएफडीज बीएमडीज, उसमें हमने क्या किया था? पॉजिटिव लिया था। तो यहाँ पे तुम पॉजिटिव ही ले लो। वाई को याद करना आसान है कि नेगेटिव कैसे होगा, फिर ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो वाई तो वहां से समझ में आ गया, और ये एकदम फिक्स्ड है कि भैया क्लॉकवाइज हमेशा पॉजिटिव, जैसे अपने एसएफडीज बीएमडीज में चल रहा था उसी तरीके से यहाँ पे चलेगा। ये क्लियर है? अच्छा, अब मैं तुम लोगों को एक चीज और बताता हूं। यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन हो रहा है ना नेगेटिव, नीचे की तरफ मैंने क्या लिया? नेगेटिव लिया। यहां पे क्या है, एक बात को ध्यान देना कि जो मेरा लोड का साइन कन्वेंशन होगा ना, यहाँ पे मान लो मैं लोड अगर पॉजिटिव लेता अपना लगने वाला लोड, ऊपर से नीचे लगने वाला, तो ये डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन मेरा पॉजिटिव हो जाता। बात समझ आ रही है? समझो जरा, ये डिफ्लेक्शन का जो साइन कन्वेंशन है किस पे डिपेंड कर रहा है? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि डिफ्लेक्शन का साइन कन्वेंशन लोड पे डिपेंड कर रहा है। जिस तरीके से तुमने लोड लिया है उसी का वैल्यू आएगा। अगर तुम लोड पॉजिटिव लेते हो तो फिर नीचे मेरा पॉजिटिव आएगा, यानी कि डिफ्लेक्शन मेरा पॉजिटिव आएगा। और अगर तुम लोड को नेगेटिव लेते हो देन हमारा जो डिफ्लेक्शन होगा नीचे की तरफ वो नेगेटिव आएगा। ये बात क्लियर हो गई? कोई डाउट हो तो बताओ। ठीक है, चलो। अच्छा, अगर तुम चाहो तो मैं इसको वेरीफाई भी कर सकता हूं। देखो कैसे, ये वाला जो मेरा साइन कन्वेंशन था ये क्या था? अगर मैं इधर से देखूं पॉजिटिव था ना, तो ये मेरा यहां से देखने पे पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव। अब यहां देखो, यानी कि अगर मैं लेफ्ट से देख रहा हूं तो ऊपर जाने वाला मेरा पॉजिटिव है। ठीक है ना? अब इसको मैं यहां ले आता हूं, लेफ्ट से ही हो जाएगा फिर ये वाला केस हो जाएगा ना लेफ्ट से, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था। तो इसको अगर मैं यहां पे ले आता हूं, लो जी, ये भी मैंने पलट करके इधर कर दिया ऐसे। अब जरा देखो ये क्या हो गया है?
लोड दिख रहा है नीचे हो गया, नेगेटिव हो गया यानी कि, और डिफ्लेक्शन मैंने अभी क्या बताया कि नेगेटिव आएगा। बात समझ आ रही है ना, हो गया प्रूफ। तो ये चीज है, जो भी डायरेक्शन मेरे लोड का होगा उसको मैं जिस हिसाब से लूंगा पॉजिटिव या नेगेटिव, उस हिसाब से मेरा डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन आ जाएगा। ठीक है, क्लियर होगी ना बात, कोई डाउट है? तो आगे देखें फिर, चलो सारे कन्वेंशन हमारे यहां पे क्लियर। इसके बाद हमें कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। बाउंड्री कंडीशन समझने से पहले कुछ थोड़े से बेसिक समय समझने पड़ेंगे, क्योंकि होता क्या है कि बाउंड्री कंडीशंस को जनरली बच्चे रिएक्शन से कंफ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, तो हमें वो नहीं करना है। तो हमें पहले समझना पड़ेगा, हर एक सपोर्ट को समझना है हमें कि हर एक सपोर्ट कैसे बिहेव करता है वजन लगने पे। ठीक, तो बाउंड्री कंडीशन के लिए उसको समझते हैं। एक सेकंड, अब है बाउंड्री कंडीशंस। बाउंड्री कंडीशंस में हमारे पास सपोर्ट कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के सपोर्ट्स होते हैं। 3 तरह के सपोर्ट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला हिंज, दूसरा रोलर और तीसरा फिक्स्ड हो जाएगा। तो यहां पर मैं क्या करता हूं कि एक जो मेरी कैटेगरी है यानी कि हिंज वाली और रोलर वाली, उसको मैं एक साथ रख देता हूं। तो यहां पे हिंज सपोर्ट एंड रोलर सपोर्ट, हम इसको एक साथ समझेंगे। ठीक है, अब यहां पे ये दिखते कैसे हैं? कुछ इस तरीके से दिखते हैं। पहले मैं इसको क्या ले लेता हूं, रोलर की बात कर लेता हूं। चलो हिंज की बात कर लेता हूं। ये मेरा हिंज सपोर्ट है। इस हिंज सपोर्ट में रिएक्शंस क्या क्या है, हमें डिफरेंस समझना है रिएक्शंस में एंड बाउंड्री कंडीशंस में। तो बाउंड्री कंडीशंस को समझने से पहले मैं तुम लोगों को रिएक्शंस एक बार सही से समझा रहा हूं। ठीक है, क्योंकि बहुत कंफ्यूज होता है बच्चे की बाउंड्री कंडीशंस और रिएक्शंस को एक ही चीज समझ लिया और फिर क्वेश्चन गलत करके आ गए। तो यहाँ पर हमें अंतर समझना है। तो बाउंड्री कंडीशंस क्या है, सॉरी अब देखो यहाँ पर रिएक्शंस क्या है। एक तो यहां से लगेगी वर्टिकल रिएक्शन, ये देखिए आर वाई, एक लगेगी यहां से जो होगी हमारी आर एक्स। ठीक है, 2 रिएक्शन होंगी। चलो अब अगर मैं यहां पर मूवमेंट की बात करूं तो मूवमेंट की रिएक्शन तो आएगी नहीं। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि ये हिंज सपोर्ट है ना, तो यहां ये इस तरीके से बिहेव करेगा, मूव कर जाएगा नीचे, ऐसे ये ऊपर की तरफ भी कर जाएगा। ये बात अगर नहीं समझ में आए तो समझो, ये जो यहां पे हिंज लगा हुआ है ना, ये लगा हुआ है हिंज, ये जो तुम्हें डॉट दिख रहा है ये हिंज है। अब ये हिंज होता क्या है, जैसे नोटिस बोर्ड में पिन्स लगे होते हैं ना, तुमने कोई भी पेज लगाया और पिन लगा दिए, वैसा ही पिन होता है ये। और उस पिन के अबाउट पेज जो है ऐसे ऐसे कैसे भी घुमा सकते हो, उसी तरीके से यहां पे होता है। मेंबर है ये ना, ये जो इतना सा पीस तुम्हें दिख रहा है ये है मेंबर। ये मेंबर ऐसे ऐसे घूम सकता है। क्लियर होगी ना बात? तो अब तुम लोग जरा सोचो, रिएक्शन ये है वर्टिकल रिएक्शन, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, ये 2 रिएक्शंस हैं। अगर मैं यहाँ पे मूवमेंट की बात करूं तो मूवमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा? मूवमेंट नहीं आ रहा है। मूवमेंट वाला रिएक्शन आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये घूम पा रहा। वो तभी आएगा जब ये रोक देता। मेरी बात समझ आ रही है ना? तो यहां पे मूवमेंट की वैल्यू क्या है? 0। मूवमेंट की वैल्यू है 0। यहां पर रिएक्शंस की कुछ ना कुछ वैल्यूज आएंगी, लेकिन मूवमेंट की वैल्यू आएगी 0। क्यों? क्योंकि ये रोक ही नहीं पा रहा, रेजिस्ट नहीं कर रहा। क्लियर है ना यहां तक? अब तो यहां से हमारा पॉइंट शुरू हो जाता है कि ये बाउंड्री कंडीशंस में हम करने क्या वाले हैं। बाउंड्री कंडीशंस में हम वो वैल्यूज लेते हैं जो 0 होती हैं। हम वही कंडीशंस लेते हैं जो 0 होती हैं, ताकि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो सके। जैसे कि अगर तुम्हारे पास में कोई भी बीम आए जिसमें सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, और उसमें ये वाला हिंज लगा हुआ है, हिंज सपोर्ट लगा हुआ है, ठीक, हिंज सपोर्ट लगा हुआ है, तो हमें बताना हिंज सपोर्ट में क्या चीज 0 होती है? मूवमेंट। तो यानी कि जब मैं बाउंड्री कंडीशन लगाऊंगा तब हिंज सपोर्ट में मूवमेंट 0 लेकर के सॉल्व कर दूंगा। बात समझ आ रही है कि नहीं? ये चीज मैं भी जब क्वेश्चन करूंगा तब समझा दूंगा अच्छे से। देखो कि ये रहा यहाँ पे हिंज, तो मैं यहाँ पे मूवमेंट को ले रहा हूं 0। क्लियर हो गया ना? हमें सिर्फ वही वैल्यूज लेनी है जो 0 होंगी। क्लियर हो रहा है? चलो अब यहाँ पे हिंज और रोलर में क्योंकि सेम होगा, मूवमेंट ही 0 होता है वहां पे। हॉरिजॉन्टल रिएक्शन में कोई काम नहीं है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन में।
अब यहाँ पे दूसरा देख लो, फिक्स सपोर्ट ले लेते हैं यहाँ पे। ये है यहाँ पे फिक्स सपोर्ट। इस फिक्स सपोर्ट में तीनों रिएक्शंस आने वाली हैं। कौन कौन सी रिएक्शंस? एक यहाँ पे वर्टिकल रिएक्शन आ जाएगी, ये रही आर वाई। एक यहाँ पे आ जाएगी आर एक्स, एंड एक यहाँ पे आ जाएगा मूवमेंट, जिसको हम कहेंगे एम जेड, मूवमेंट आ गया। लो जी, तीनों रिएक्शंस आ गई। अब यहां क्या करें? यहां तो फंस गए हम, वैल्यूज ही नहीं है जीरो। तीनों की तीनों कुछ ना कुछ वैल्यू आ गई, जीरो आता तभी तो सॉल्व कर पाते। तो यहाँ पे जीरो है क्या? देखो फिर यहां पे होता क्या है कि जहां भी फिक्स सपोर्ट लग रहा होगा, खुद सोचो, उस जगह पे क्या कोई स्लोप आएगा? नहीं आएगा। क्या कोई वहां पे डिफ्लेक्शन आएगा? नहीं आएगा। होता क्या है कि ये जो यहाँ जो लाइन तुम्हें दिख रही है यहाँ पे अटैच है, ये लाइन ना तो नीचे जाती है और ना ही ये यहां से मुड़ती है। ठीक है, जब भी फिक्स सपोर्ट में डिफ्लेक्शन का काम होता है तो वो यहां से थोड़ा सा आगे से शुरू होता है, ऐसे ऐसे। यहां कुछ जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा स्ट्रेट रहता है। क्लियर होगी ना बात? चलो, तो यहां पे हमारा जीरो क्या हुआ है? स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, ये दो चीजें जीरो हुई है। ये हमारे काम आएगा स्लोप जीरो, डिफ्लेक्शन जीरो। ठीक है, अब तीसरी चीज हमारे पास क्या आएगी? अब यहां पे सपोर्ट्स हमने तीनों डिस्कस कर लिए, एक चीज बच गई है। एक चीज क्या बची है? फ्री एंड। क्या बचा है? फ्री एंड। अब देखो फ्री एंड में क्या होता है। अब जैसे ये है यहां पे मेरे पास में, ये फ्री एंड है, ये वाला पार्ट यहां पे फ्री एंड है। अब फ्री एंड होता क्या है? अगर यहां पे कोई वजन लगने लगे, तुम लोग, अगर मैं यहां पे कोई वजन लगा दूं, तुम लोगों ने एसएफडीज तो बनाए हैं, एसएफडीज बीएमडीज बनाए, तो मुझे बताओ यहां पे बीएमडी की वैल्यू कितनी होगी? कैसा डायग्राम बनेगा यहां पे बीएमडी का? बीएमडी का डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा, है ना? इस तरीके से बन जाएगा। तो यानी कि इस एंड पे बेंडिंग मूवमेंट क्या है? जीरो, है ना? जीरो। ऐसी अगर मैं शेयर फोर्स की बात करूं यहां पे, तो शेयर फोर्स में मेरा क्या होता है? जीरो। मेरी बात समझ आ रही है? तो होता क्या है कि फ्री एंड पे, ये हमारा फ्री एंड का केस है, शेयर फोर्स जीरो हुआ सर, लोड लग रहा है। हाँ यहां पे जीरो। तो यहां पे जो हमारा शेयर फोर्स है वो भी जीरो, एंड जो हमारा मूवमेंट है वो भी जीरो, दोनों जीरो। रेजिस्ट नहीं कर पाएगा फ्री एंड पर, कहां से शेयर फोर्स रेजिस्ट कर पाएगा? यहां से वैल्यू यहां रेजिस्ट करता था, इसकी वजह से डायग्राम बनता था। ठीक है, क्लियर होगी ना बात? तो ये तीन केसेस हैं बाउंड्री कंडीशंस में जो हमें याद रखने हैं। अब समझ में आ गया ना? हमें बाउंड्री कंडीशंस में लेना क्या है? जो वैल्यू जीरो होंगी वो लेनी है।